सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम गोल्डन इंडिया काउंटडाउन की मीटिंग में उपस्थित हैं और नई दिल्ली में आज़ादपुर सब्जी मंडी के साथ लगे हुए गांव में हम उपस्थित हैं। आज 9 जनवरी 2023 है। आज की इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के हकदार 2 लोग हैं। एक हमारे बच्चे आपका नाम है भविष्य राजपूत। हाँ, भविष्य राजपूत, जिन्होंने कैमरे की जिम्मेदारी संभाली है। और जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे मीटिंग में श्री प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज इस गोल्डन इंडिया काउंटडाउन की मीटिंग में शामिल हुए। धन्यवाद नितिन जी, मुझे आज की मीटिंग में आमंत्रित करने के लिए। प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गोल्डन इंडिया काउंटडाउन क्या है। हम एक लक्ष्य सभी भारतीयों को देना चाहते हैं और इसी लक्ष्य के साथ हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। 22 अप्रैल 2022 से इस काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि इसके नाम से ही आप जान सकते हैं, इसका नाम है स्वर्णिम भारत काउंटडाउन। मतलब अब हमारा भारत स्वर्णिम भारत बन के रहेगा और उसकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। और हम इस बात के कारण जानना चाहेंगे, इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं गोल्डन इंडिया काउंटडाउन के माध्यम से कि क्या कारण है कि हमारा भारत, जो कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन देश था, आज बहुत पीछे हो चुका है। और इसी दिशा में हमने खुद कुछ हम आंकड़े निकाल कर लाए हैं। ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। इनसे साफ पता चलता है कि हमारा भारत आज दुनिया में कहाँ खड़ा है विकास की दृष्टि से। अगर हम देखें कि विकसित देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, नीदरलैंड वगैरह वगैरह विकसित देश आज विकास के मामले में कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। यहाँ तक कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को, जिसको हम समझते हैं कि हमसे उसके बुरे हालात हैं, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप कुछ और ही पाएंगे कि पाकिस्तान हमसे कई मामलों में बेहतर कर रहा है। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि विकास की चर्चा क्यों नहीं होती। चलिए, अधिक नहीं बनाना चाहते और हमने इसको शिक्षा से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि राजनीति से जोड़ते ही लोग थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं और अभी हमारा मंच इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम सारे मुद्दों को एक साथ ले सकें। इसलिए हम केवल शिक्षा की बात करते हैं। और विद्या आधार एकेडमी भारत की पहली शिक्षा संस्थान है जो इस सिद्धांत की स्थापना करने के लिए काम कर रही है कि राष्ट्र विद्या ही सर्वोच्च विद्या है। अगर देश के बच्चे बच्चे को पता चल जाए कि विश्व में हमारा देश कहाँ खड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने शिक्षक से पूछेगा कि हम इतना पीछे क्यों हैं। फिर सामने शिक्षक को भी जवाब देना पड़ेगा कि इसके ये कारण है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो मैं मानता हूँ वो यही है कि आप ये सच्चाई अपने लोगों से, अपने भविष्य की पीढ़ी से छुपा देते हैं कि दरअसल आप विकास के मामले में कितना पीछे रह गए हैं। अगर आप ज्यादा चीन के साथ करके छोड़ देते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि चलिए हम थोड़ा बेहतर परिस्थिति में हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। सवाल ये है कि अगर हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, तो हमें उन लोगों पर नजर डालनी पड़ेगी जो हमसे आगे हैं, उन देशों पर नजर डालनी पड़ेगी जो हमसे आगे हैं। तो एक कहावत है कि कुएं का मेंढक। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ऐसी है कि उन्होंने हमारी पूरी जनरेशन को, पूरी पीढ़ी को कुएं का मेंढक बना दिया। बच्चों को ये मालूम ही नहीं कि दूसरे देश कहाँ पहुंच चुके हैं। बच्चों के सवाल ही खत्म कर दिए गए हैं। आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे बच्चों को ना इस लायक बनाती कि वो मंच पर खड़े होकर किसी भी मुद्दे पे बोल सके, ना इस लायक बनाती कि वो
कंपनी बनाकर दूसरे लोगों को रोजगार दे सके, ना इस लायक बनाती कि वो संगठन बनाकर बजाय दूसरे की नौकरी करने के खुद अपने लिए ही नौकरी कर ले, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर। तो इस भारत देश में दरअसल दो देश चल रहे हैं, एक इंडिया एक भारत। बहुत अमीर लोगों के बच्चों को, क्योंकि उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो ऑलरेडी उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन्हें किताबों में शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद अपने बड़े लोगों को देखकर सीख जाते हैं। जिन्हें जरूरत है शिक्षा की, जिन्हें चाहिए किताबों से वो ज्ञान किताबों के माध्यम से दिया ही नहीं जाता। तो हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। विद्याधार एकेडमी ये सच्चाई सबके सामने ला रही है। बार बार हम इस बात को उठाते रहते हैं, आज आपके साथ किया है। पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं। हमने जहांगीरपुरी में भी बच्चों को ये ट्रेनिंग दी, वीडियोस इंटरनेट पर है, फेसबुक पेज पर, विद्याधार एकेडमी के फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और हमने और भी दिल्ली में दूसरी जगह भी ये काम किया है। तो जो आंकड़े हैं प्रदीप जी, मैं आपको आपके जरिए ये जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। ये आंकड़े आप एक एक करके पढ़ दीजिए, जिससे जनता को पता चले कि हम दरअसल कहाँ खड़े हैं। हेलो, अगर मैं मतलब कंट्री वाइज जो हायर इनकम कंट्रीज है, लोअर इनकम, मिडिल इनकम कंट्रीज है और लोअर इनकम कंट्रीज है, उनको सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में बांटूं तो हायर इनकम कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया है, आउट ऑफ 100 83 लोग नौकरी करते हैं और उनमें से 17 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और बेल्जियम में 86 लोग नौकरी करते हैं और 17 लोग उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मतलब कि नौकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा है अगर हायर इनकम कंट्रीज में देखा जाए तो। और अगर हम यहाँ पे पहुँचे मिडिल इनकम कंट्रीज में, नहीं आप पढ़ दीजिए। हाँ, क्योंकि हमें कंपैरिजन विकसित देशों के साथ करना है ना। यहाँ तो चर्चा ही ऐसे चलती है कि आप भारत को जो हमसे पिछड़े देश हैं, अफ्रीका वगैरह, उनकी तुलना करते हैं। हमने उसकी धारा ही बदल दी है। हम कह रहे हैं जो पीछे रह गए उनको मत देखो, जो आगे है उनको देखो। तो आप कृपया इन विकसित देशों के बारे में बताइए कि अगर कामगारों का प्रतिशत देखें, लोग काम करते हैं, तो विकास का एक फॉर्मूला सीधे सीधे सामने आ रहा है कि विकसित देशों में संगठित रूप से होकर कंपनियों के साथ जुड़कर लोग काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें नौकरी मिलती है। आप ये आंकड़ा बताइए, कितने प्रतिशत लोग नौकरी करते हैं और कितने प्रतिशत सेल्फ एम्प्लॉयड? तो हायर इनकम कंट्रीज में 83 लोग, ऑस्ट्रेलिया में 83 लोग आउट ऑफ 100 संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में। और 17 लोग आउट ऑफ 100 सेल्फ एम्प्लॉयड है। और बेल्जियम में 86 लोग कंपनियों में काम करते हैं और 14 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। और कनाडा में 85 आउट ऑफ 100 नौकरी करते हैं बड़ी कंपनियों में और 15 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करते हैं। और फ्रांस में 88 लोग नौकरी करते हैं और 12 जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और अगर जर्मनी में देखो तो उससे भी ज़्यादा है, 90 लोग नौकरी करते हैं आउट ऑफ 100 और जो 10 है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये कितनी बड़ी संख्या है। और जापान में भी 90 लोग आउट ऑफ 100 नौकरी करते हैं और 10 लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और इससे भी ज़्यादा 92 लोग रसिया में नौकरी करते हैं, जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और रसिया में 92 और 8 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर स्वीडन को देखो, स्वीडन में आउट ऑफ 100 90 लोग नौकरी करते हैं और 10 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। और स्वीडन
सऊदी अरबिया में 95 आउट ऑफ 100, ये तो वो सबसे ज़्यादा कमाल है। ताज्जुब की बात है बहुत से लोगों के लिए। सऊदी अरेबिया में 95% लोग नौकरी करते हैं। ताज्जुब की क्या बात है, आप देखते नहीं कितने लोग भारत से भी नौकरी करने जाते हैं। दुनिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सब देशों से वहाँ लोग नौकरी करने जाते हैं और अच्छा पैसा मिलता है नौकरी में भी। और यहाँ तो स्थिति बहुत बुरी है। क्या है कि हम अपने बच्चे को कहते हैं कि तू नालायक है, तू नाकामयाब हो गया, तेरे में क्षमता नहीं है कि तू वो नौकरी पा सके। अरे आपका बच्चा क्या नौकरी पाएगा? अभी जब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा भारत की व्यवस्था कहाँ खड़ी है, कितने प्रतिशत पे, तो व्यवस्था ही अगर सऊदी अरबिया की व्यवस्था है कि 95% लोगों को नौकरी है, उन्होंने कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे दिए? व्यवस्था ही ऐसी बना दी कि नौकरी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, तुम दौड़ में शामिल हो, अधिकार नहीं है तुम्हारा नौकरी पाने का, अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी, तुम अपने साथ वाले को हराओ, उसके साथ काम मत करो, आप सामने वाले को हरा कर ही आगे बढ़ोगे। ये हमारे भारत में सीख दी जाती है। अगर किसी नौकरी की संख्या निकलती है 500-700 भर्ती निकलती है, तो उसमें 20-25 लाख लोग तो फॉर्म ही भर देते हैं। ऑफिस में कितना कंपटीशन है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब उनका एग्ज़ाम भी होता है, उसके बाद वो एग्ज़ाम भी या तो लीक हो जाता है या फिर उसके बाद उनको मतलब एग्ज़ाम हो भी जाए तो फिर वहाँ पे उनको अपनी अपॉइंटमेंट के लिए भी केस तक लड़ने पड़ते हैं, वो नौकरी देना ही नहीं चाहते। प्रदीप जी थोड़े और आंकड़े रह गए हैं, क्योंकि वो भी पढ़ दीजिए आगे जो देश रह गए सऊदी अरबिया के बाद। अब ये मिडिल इनकम कंट्री है। यूके और यूएसए को क्यों छोड़ रहे हैं? यूके ये तो बहुत आगे देश है। ये भी यूके है, आउट ऑफ 100 84 लोग इसमें नौकरी करते हैं और 84 है तो 16 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड की संख्या बहुत कम है, लेकिन हमारे भारत में देखो तो मतलब नहीं, भारत का आंकड़ा बाद में गैस करवाएंगे लोगों से, अभी मत बोलिए आप। और फिर यूएसए में देख लो 94, यूएसए में 94% वर्कर्स नौकरी करते हैं और ये जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है कि आपको नौकरी देने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं प्रदीप जी। इसीलिए हमको नेता चुनने होते हैं कि वो व्यवस्था करके दे कि हमारे लोगों को काम कैसे मिलेगा। लेकिन लोगों को यहाँ मालूम ही नहीं है। ये इतना बड़ा ये आंकड़े जो आज आप बता रहे हैं दुनिया को, ये कोई अखबार वाला, कोई मीडिया वाला, ये कोई आपके मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में बैठे बड़े बड़े आईएएस की जो कोचिंग देते हैं, वो कोई नहीं बता रहे विकास का मॉडल। आपको हैरानगी होगी, लोग 2-2 लाख रुपए खर्च करके आईएएस की कोचिंग लेने जाते हैं और बिल्कुल बुद्धू बन के उन कोचिंग सेंटर से निकल रहे हैं। उनको कह दे माइक पकड़ के आके चर्चा कर लीजिए विकास के मॉडल, कर नहीं सकते। आईएएस के लेवल पर भी जाकर रट्टे वाली शिक्षा लेकर लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में इतनी खराबी आ चुकी है। तो हमने विकसित देशों का आपने आंकड़ा पढ़ा, ये बात क्लियर हो गई है कि ऑन एन एवरेज अर्थव्यवस्था का जो इस तरीके से उसको बनाया जाता है कि 100 में से 90 लोगों को नौकरी मिल जाए। एक कॉन्सेप्ट आया था प्रदीप जी, समाजवाद, कार्ल मार्क्स ने दिया था, कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी बात करी थी उन्होंने, क्योंकि वो उस जमाने में तो प्रजातंत्र भी नहीं था, हालात बड़े खराब थे। उन्होंने सीधा सीधा लोगों को समझा दिया था कि ये लोग आपको ऐसे नौकरी नहीं देंगे, तो आप कम्युनिस्ट सरकार बना लीजिए, समाजवादी सरकार। और एक समय ऐसा आया कि दुनिया के लगभग आधे देशों में समाजवाद फैल गया। उसके बाद बहुत विचित्र कुछ बात हुई, ये सिद्ध कर दिया गया पूरी दुनिया में कि समाजवाद फेल हो गया। और कमाल की बात है, लोगों ने मान भी लिया। अगर नंबर 1 जितने भी लोग कहते हैं समाजवाद फेल हो गया, तो आपके संविधान में आज भी सोशलिस्ट लिखा हुआ है। तो सोशलिज्म जो है कम्युनिज्म की तरह दिशा में ही उठाया गया एक कदम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कम्युनिस्ट व्यवस्था के आसपास ही है। हाँ, थोड़ा फर्क। हाँ, तो लोकतंत्र दरअसल कम्युनिज्म से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि कम्युनिज्म थोड़ा आर्थिक मुद्दों पर ही ज्यादा बात करती है, प्रजातंत्र हर चीज को समेट लेता है। तो
प्रजातंत्र का विकास हुआ और उसमें कम्युनिस्ट जो है ना, जो बात करी थी कार्ल मार्क्स ने, वो बात दरअसल ठग गई। लेकिन ये आंकड़े साफ साफ आपको बता रहे हैं कि 100% नहीं तो कोई बात नहीं, 90% तो नौकरी दे ही रहे हैं, 90% नौकरी दे रहे हैं। तो ये वही सिद्धांत तो है जो कार्ल मार्क्स कह के गए थे, जो कम्युनिस्ट कह के गए थे कि आप सभी लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था कीजिए। बस उसमें ठीक है, वो एक रुडिमेंट्री फॉर्म में शुरुआती दौर था, उसमें प्रजातंत्र का समावेश नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से जो कमियां हुई उसकी वजह से वो सरकारें गिर गई। लेकिन जो उन्होंने बात करी थी कि अर्थव्यवस्था का संगठन कीजिए और लोगों के लिए नौकरियां जनरेट कीजिए, ये जिम्मेदारी सरकार ले, तो ये चीज ये आंकड़ों से आपके सामने साफ साफ आ गई। हैरानगी होगी आपको जान के कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ये लोग MBA करने जा रहे हैं, IIM से पढ़ के निकल रहे हैं, IIT से पढ़ के निकल रहे हैं। हमें कह दिया जाता है कि ये इतने, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी शिक्षा संस्थान को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस या सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान का दर्जा दे रहे हैं, तो कम से कम उसमें से ऐसे बच्चे निकलने चाहिए जो हमारे लिए उदाहरण पेश करें कि हम अपने देश को आगे कैसे लेकर जाएंगे। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो बाकी सुनने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, जिससे एक आम आदमी भी समझ जाए, अच्छा ये होता है, ऐसे होता है विकास। लेकिन आपके सामने ही है, आप सब जानते हैं कि देश से उसका कोई ताल्लुक नहीं, एक ही मकसद है, पैकेज लो, चाहे बाहर जाके काम करो, ऑस्ट्रेलिया में काम करो, कनाडा में काम करो, एक ही मकसद है, पैसा कमाना, बाहर निकलो। देश से संबंध ही नहीं है आपके उच्च शिक्षा संस्थानों का। तो जो हम एक यहाँ पर पहला पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का संगठन एक बहुत बड़ी चीज है। ये मतलब 200 साल पहले ये कॉन्सेप्ट आ चुका है और हमारे भारत में लोगों को इस के बारे में मालूम ही नहीं। हमारी शिक्षा में ये बताया नहीं जाता, हमारे शिक्षक इस बारे में चर्चा नहीं करते। लोग अवार्ड ले रहे हैं, PhD की डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि आपको अवार्ड मिला, आपको PhD की डिग्री मिली, आपने क्या नया कर लिया? आदमी को PhD की डिग्री किस लिए मिलती है? कुछ वो वैसे तो कहते हैं कि कुछ भी नया नहीं होता, हम भी कौन सा कह रहे हैं कि हम नया लेकर आए, है ना? लेकिन फिर भी हाँ, समाज के लिए योगदान कर देता आदमी, एक नई चीज निकाल कर लाता है, बताता है। तो ये PhD लेने वाले, मैंने PhD इसीलिए नहीं करी क्योंकि अरे हमें पता है PhD किस तरीके से इस देश में होती है। हाँ, अब दुनिया कहेगी मेरे पास डिग्री, हमें आप डिग्रियां रखे, डिग्रियां हमने भी बहुत ली है, और लेने के बाद पता चला कि इसका, मैं ये नहीं कह रहा शिक्षा गलत है, शिक्षा आज इसी शिक्षा के दम पर यहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बहुत सुनियोजित तरीके से हमारे देश को पीछे रखने की एक साजिश हो रही है और उसका दुख होता है। और अगर शिक्षा पे जोर दिया जाए तो ये भारत हमारा स्वर्णिम भारत भी बन सकता है। तो प्रदीप जी, आप से अनुरोध है कि आप आगे बढ़िए। हमने विकसित देशों का आंकड़ा देखा, फिर आप मिडिल इनकम कंट्रीज का एवरेज बता दीजिए, उसके बाद लोअर इनकम कंट्रीज का बता दीजिए। जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो भी फिर भी हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अगर हायर की बोलो तो हायर तो ज़्यादा कर ही रहे हैं, वो तो बहुत ही आगे है हमारे से। लेकिन मिडिल इनकम कंट्रीज भी हमारे से काफ़ी आगे हैं। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें, वहाँ पे 55 लोग नौकरी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में और 45 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। वहाँ पे तो काम एक तरह दुनिया की फैक्ट्री बन चुकी है इस समय। तो वहाँ की सरकार ने उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, इतनी सुविधाएं दे दी है काम के लिए कि वो काम कर सके और अपना मतलब सारी चीज़ें आसपास जो जो उनको चाहिए। तो इसलिए उनकी सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। पहले तो वो बहुत पीछे थे, लेकिन अब कितने सालों से वो बहुत आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पे चाइना के बाद ये आगे लोअर इनकम कंट्रीज, जिसमें कि हमारा देश भी सम्मिलित है, ये लोअर इनकम कंट्रीज हैं। और जिसमें कि अफगानिस्तान में 18 लोग नौकरी करते हैं और 82 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसमें कि ये तो बहुत ही ज़्यादा। प्रदीप जी, अभी आने वाले, हम भारत तक भी पहुंचने वाले हैं। अफगानिस्तान में 18% लोग नौकरी करते हैं। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जो पिछड़े देश हैं, लोअर इनकम कंट्रीज है, वहाँ
सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं ले रही, लोगों को बस छोड़ा हुआ। आप देखेंगे ना इन्हीं देशों में धार्मिक धर्म की ज्यादा बात होती है और आदमी क्योंकि कुछ कर नहीं पाता हताश होके भगवान का हर वक्त नाम लेता है। हाँ, भगवान तो हमेशा है, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये जो भी कर रहे हैं सब भगवान की मर्जी से ही है, लेकिन भगवान को आदमी को इतना मजबूर कर देना कि उसके खाने के लाले पड़ जाए और वो खाने के लिए भी भगवान का नाम ले, ये भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही व्यवस्था बनाइए। तो जिनको हम अपना नेता चुन रहे हैं, आप भी जानते हैं, बात करता है, वो देखते हैं कि बस यहाँ तो भारत में नौकरी से ही होगा, तो आपने अपने बच्चों के सपने वहीं खत्म कर दिए, खुद उन्हें डरा दिया और एक ही रास्ता बचता है कि आप या तो विदेश चले जाएं या करिए जो भी करिए, प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए, नौकरियों की उम्मीद कीजिए। तो अब अफगानिस्तान का हमने देखा कि 18% लोग ही नौकरी करते हैं। आगे बढ़िए, आगे बुर्किना फासो ये और चैड जो है, ये दो देश अफ्रीका के देश हैं, पिछड़े देशों की श्रेणी में आते हैं। उनके क्या हालात हैं ये हमारे लोगों को बताइए। जो लोअर इनकम कंट्रीज में बुर्किना फासो अफ्रीकन देश है, उसमें 40 लोग नौकरी करते हैं और 86 आउट ऑफ 100 सेल्फ एम्प्लॉयड। और चैड ये भी अफ्रीकन कंट्रीज है और इसमें केवल 7 लोग नौकरी करते हैं आउट ऑफ 100 और 93 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। कहाँ जाएंगे अगर मतलब सभी ये काम करने लगेंगे एक जैसे ही, तो फिर क्या करेंगे लोग, नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं। और पाकिस्तान में फिर भी हालात ठीक है ये भी अचंभे की बात है। पाकिस्तान का डेटा बताइए। कोई वहाँ पे 44 लोग आउट ऑफ 100, मतलब कि चाइना के आसपास ही पहुंच रहा है एक तरह से, मतलब थोड़ा पीछे है, लेकिन 44 लोग आउट ऑफ 100 नौकरी कर रहे हैं और 56 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। हमारे देश में क्या है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया कहाँ जा रही है, हमारे को तो बस पाकिस्तान से कंपेयर करना होता है पाकिस्तान को हराना ही हमारा लक्ष्य है। मैं भी ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान को हरा दीजिए, पाकिस्तान भी हमसे आगे। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये पाकिस्तान में भी 44% लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है। और अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि भारत कहाँ खड़ा है। भारत तो पाकिस्तान से भी पीछे खड़ा है, हालांकि नारे कितने भी लगा ले कोई कि हमारा देश ये वो है, लेकिन हमारा देश तो महान था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन जो राजनीतिज्ञों ने इसको बहुत पीछे लाकर छोड़ दिया है। और ये हम यहाँ पे अगर हम आंकड़े में देखें तो इंडिया में आउट ऑफ 100 24 लोग नौकरी करते हैं कंपनियों में या सरकारी जो भी है, और 76 लोग आउट ऑफ 100 सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये भी बहुत बुरी स्थिति है जी। तो मैं यही अनुरोध करता हूं सभी भारतीयों से, 26 जनवरी आने वाला है, केवल 2 दिन के लिए अपनी देशभक्ति मत दिखाइए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देशभक्त मत बनिए। हर रोज हर वक्त ये देश आपके दिल में होना चाहिए और देश आगे कैसे बढ़ेगा इसके लिए हमें सोचना चाहिए। जो आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए हैं शायद ये आपको सोचने पर मजबूर करें, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विद्याधार एकेडमी का समर्थन करें। पूरे भारत में आप कहीं भी हैं, आप विद्याधार एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, विद्याधार एकेडमी के प्रमोटर बन सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोटर बन सकते हैं, ऑफलाइन प्रमोटर बन सकते हैं, विद्याधार एकेडमी के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़ सकते हैं। आपका किसी भी तरीके का योगदान हमें स्वीकार है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बात आगे बढ़े तो आपसे गुजारिश है कि और कुछ नहीं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक और शेयर ही आप कर सकते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियो को आज तक कितने लाइक मिले प्रदीप जी। अरे कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लाइक तो आप भी जानते हैं कि कैसे कैसे वीडियो को कितने लाइक मिल जाते हैं। आजकल जो हिसाब है उसमें
मतलब जितना रबिश वीडियो होगा उसको उतने ज़्यादा एक तो व्यूवर्स और लाइक्स जो भी उसके सब्सक्राइबर भी इतने हाई मिलेंगे, मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ। आजकल मतलब समय बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है कि बढ़िया चीज़ों को पसंद करने वाले लोग की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि ये दुष्प्रचार जो चल रहा है आजकल इसके कारण। जी, तो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, हमें लगता है कि हमें जानकारी दे रहे हैं, आम आदमी इन पर निर्भर करता है। और उससे बढ़कर तो जो हम अपने 12 साल और कुछ लोग उससे भी ज़्यादा ग्रेजुएशन करते हैं 15 साल अपना शिक्षा व्यवस्था को दे रहे हैं, कुछ उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि हम इतने साल पढ़ेंगे तो कुछ सीख कर निकलेंगे, पता चलेगा दुनिया कैसे चल रही है, देश कैसे चल रहा है। तो प्रदीप जी, आज मैं आपको बड़े शॉर्ट में इसका क्रक्स विकास का, अब यहाँ आया हूँ तो केवल ये बताने नहीं आया हूँ कि एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं आया हूँ कि मैं केवल सवाल खड़े कर रहा हूँ। आईएएस की जो परीक्षा का हमने उसमें एक टॉपिक है डेवलपमेंट, ये विकास का जो टॉपिक है ना, इस पर हमने स्पेशलाइजेशन कर रखी है। और किसी को चाहिए सीखना है तो वो हमसे आकर सीख सकते हैं। औरों को आप 2 लाख रुपए देते हैं, हम आपको विद्याधार एकेडमी में 3000 रुपये महीने में आईएएस की तैयारी करा देंगे। गारंटी तो देखिए ना, 2 लाख रुपए लेने वाला आपसे आपको गारंटी दे रहा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम भी है प्लस बच्चे की मेहनत भी होती है। बच्चा अगर मेहनत करेगा, जहां तक डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन हम आपको दे सकते हैं। और इसी दिशा में काम करते हुए हम तो ज्यादा मेहनत करते करते प्रदीप जी इस लेवल पर पहुंच गए कि हमने ऐसा कुछ पा लिया है जो पूरे जनमानस के लिए है, केवल आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए नहीं है। अब जैसे ये आज आंकड़े आपके सामने पेश किए, तो क्या ये हर किसी को नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हम जब अपने आप को सीमित कर देते हैं ना कि मुझे केवल आईएएस की कोचिंग देनी है और मुझे केवल आईएएस बनना है या आईएएस शिक्षक बनना है, जब हम अपनी सोच को छोटा कर देते हैं तो हम खुलकर बात नहीं कर पाते। तो मैंने उस बाधा को, बैरियर को तोड़ दिया और जो सच है वो सच अब मैं जनता के सामने ला रहा हूँ। और विद्याधार एकेडमी को हम स्थापित कर रहे हैं। जो भी बच्चा विद्याधार एकेडमी से शिक्षा लेगा, यकीन मानिए उसको हम संपूर्ण शिक्षा देंगे। जितना सरकारें आपको किताबों में दे रही है अधूरी शिक्षा, उसके ऊपर क्या होता है और आपकी शिक्षा को पूर्ण कर देंगे। बच्चे को इस लायक बना देंगे कि उसे पता चल जाए देश कैसे चल रहा है, दुनिया कैसे चल रही है। इस लायक बना देंगे कि वो मंच पर खड़ा होकर बोल सके, उसे पता चल जाए उसे आगे जिंदगी में जाके क्या करना है। बच्चों को कंपनी बनाना आ जाए, उसकी ट्रेनिंग तो हम पहले दिन से ही दे रहे हैं कि विद्याधार एकेडमी एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है आपके लिए। आप केवल गोल्डन इंडिया काउंटडाउन की मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए एज एन एसोसिएट। इसके बारे में जो बातें हैं वो फेसबुक पेज पर लिखी हुई। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसका फॉर्मूला दे देता हूँ अर्थव्यवस्था का संगठन, एक एग्जाम्पल के जरिए, क्योंकि लोग पूछेंगे, लोगों को अभी समझ नहीं है। वो अगर किसी से बात करते, नंबर 1 पहले तो लोग कहते हैं नहीं भैया हमें अपने बच्चे को नेता थोड़ी बनाना है। इतना डरा दिया गया है व्यक्ति को कि वो कहता है ये ज्ञान हमें चाहिए ही नहीं। देखिए, तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को ये ज्ञान मत दीजिए, लेकिन जिन्होंने भी ये ज्ञान ले लिया वो आपके बच्चे पर भारी पड़ेगा। इस बात का आप मेरे से गारंटी ले लीजिए, क्योंकि जो राष्ट्र हित में बात करेगा, सर्वहित में बात करेगा, वही खुलकर बोल सकेगा। तो पहला मंत्र तो प्रजातंत्र ही है, और प्रजातंत्र बड़ा सिंपल सा है कि आप संवाद स्थापित कीजिए। आज ये जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, ये देखिए 2 चीजें होती है। एक होता है किताबी वैसे पढ़ना और एक होता है आत्मसात करना। मैं दिल से मान रहा हूँ कि आज मुझे कुछ नहीं आता, और यकीन मानिए जिस दिन मैंने ये मान लिया, अपने को कह दिया, मान लिया कि मेरे को कुछ नहीं आता, अगले दिन मेरे में बहुत विश्वास आ गया। जब तक मैं कहता था मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बड़ा डरता था। आज तो पहला मंत्र ये है कि आप लोगों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं भी
अब ये है किताबें भी बहुत पढ़ी, बहुत लोगों को सुना, सब कुछ किया। अब ये है और ज्यादा सीखने के लिए आप लोगों के बीच में आ गया अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए। तो प्रजातंत्र को अगर हम ढंग से समझ लें, उसके लिए 5 काम कर ले, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पार्टी किसी को टिकट कैसे देती है, इंटरनल डिबेट, उस प्रोसेस का जो वीडियो है वो बनवाकर जनता के बीच में रिलीज कर दीजिए। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी व्यक्ति ने कितना पैसा दिया पार्टी को या कितनी कुर्सियां उठाई, हमें चाहे कोई भी नेता हो। तो अमेरिका जैसे देशों में बहुत होती है, और पहले बहुत ही ज्यादा होती थी। पहले कई घंटे डिबेट चलती थी वहां पे, और वो डिबेट लोग देखते थे कि कौन कितना योग्य है। लेकिन आज ऐसी कोई डिबेट नहीं है। आज तो बस लोगों को एक दूसरे ही प्रोपेगेंडा में, अपने ही प्रोपेगेंडा में उनको फंसा के लोगों को चलाया जा रहा है बस। जी 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 हाँ, तो इंटरनल डिबेट है। फिर जब आपने कैंडिडेट चुन लिए, उसके बाद कैंडिडेट फाइनल हो गए तो विद इन पार्टी डिबेट करा लीजिए। पार्टी के सोर्स ऑफ फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करवा लीजिए। सरपंच से लेकर सांसद तक हर व्यक्ति को राष्ट्र चिंतन करना जरूरी है, इस बात को मान लीजिए। और एक ऐसी व्यवस्था बना लीजिए कि जो भी व्यक्ति जीतेगा कम से कम 50% लोगों का समर्थन उसको हो, जिसमें वोट ट्रांसफर सिस्टम होता है एक, जिसमें जो वोटर है वो अपनी रैंकिंग दे देता है, नंबर 1 2 3 4, और वो स्टेप वाइज आप उसको ट्रांसफर करते जाएंगे जब तक किसी व्यक्ति को 50% से ज्यादा वोट ना मिले। तो ये मेरी राय है। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं सब गलत हो सकता है, लेकिन मैं तो इस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये सत्य है कि प्रजातंत्र से ही हम आगे बढ़े। दूसरा जो मॉडल है, बड़े शॉर्ट में मैं समझाना चाह रहा हूँ प्रदीप जी आपके माध्यम से, कि मैं दरअसल आपके बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि एक देश केवल राजनीति से नहीं चलता, वो अर्थव्यवस्था से भी चलता है। हमारे देश में अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। अब मैं आपको अर्थव्यवस्था का संगठन एक उदाहरण के रूप में देता हूँ। मैं जहांगीरपुरी के में एक मंगल बाजार रोड है, उसका उदाहरण देता हूँ हमेशा, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई थी। तो एक रोड है, मान लीजिए उस पे 200 लोग हैं सब्जी वाले, वो सब्जी बेचते। अब इन सब का आपस में कंपटीशन, ये सब सोचते हैं कि ग्राहक मेरी तरफ आ जाए। और आज के हालात ये हैं कि व्यक्ति 14-14 घंटे काम करते हैं लोग, सुबह उठ के रात को सोने तक आप देखिएगा तो 14 घंटे इनका काम है। उसमें इन्हें जाना, मंडी जाना, सब्जी लाना, साफ सफाई करना, वहां पर बैठ के अपना टाइम देना, हिसाब किताब रखना, उधारी समेटना वगैरह। आप इस प्रोसेस को डिवाइड कीजिए, 14-15 स्टेप्स निकल कर आते हैं। और इनकी जो आप एवरेज इनकम देखेंगे तो नॉर्मली ये लोग 15 से 20 हजार रुपये महीना का कमा लेते हैं। इस ना 500 रुपये एवरेज इनकम मान के चलिए। ये जो 200, मान लीजिए हमने एक एरिया लिया, वहाँ पे 200 सब्जी वाले हैं, एवरेज इनका जो है महीने में 15,000 रुपये कमा लेते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि आज ये कितना कमा के उठेंगे। दूसरा, अगर इनको कुछ हो जाए तो इनका सब कुछ खत्म है। बच्चा अगर छोटा है तो वो आके इनकी दुकान नहीं संभाल सकता, अगर महिला नहीं संभाल सकती तो वो भी मुश्किल हो जाएगी। मतलब अगर ये व्यक्ति खत्म तो इसका काम खत्म, और ये 14 घंटे भी काम करना पड़ता है, और ये किसी दूसरे काम के लायक ही नहीं बचता। जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसके हालात ये है, या तो आदमी के पास काम ही नहीं है, और अगर काम होगा तो उसको इतना बिजी कर देंगे। पढ़े लिखे भी जो पैकेज ले रहे हैं ना बड़े बड़े 24-24 लाख का, उनके लिए भी यही हालात है। वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है ही नहीं। हाँ, विदेशों में वो लोग बहुत पहले से ही 5 दिन काम कर रहे हैं, 8 घंटा एक दिन का। अभी कुछ देश तो बात कर रहे हैं कि हम इसको घटा के 6 घंटे काम पे ले आए। तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा। थ्योरी है, अभी मैंने इसे सिद्धांत बोला नहीं है, थ्योरी बोल रहा हूँ तो इसमें क्या, अगर ये संगठित हो जाए 200 लोग, तो अब 200 के 200 लोग, और ये कंपनी बना ले या कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ भी बना ले, तो नंबर 1 जो वहां उस एरिया का ग्राहक है, ग्राहक तो वही रहेगा ना जो रोज की सेल होनी है, टोटल सेल तो उतनी रहेगी। अब
आप उसको टोटल सेल को डिवाइड कर लीजिए, एवरेज आपका वही आ जाएगा, उसको सैलरी बांध दीजिए। इस काम को करने से, देखिए छोटे से काम को करने से मैनेजमेंट है ये। तो इससे क्या हुआ कि अब क्या 200 के 200 लोगों को मंडी जाके सब्जी खरीदने की जरूरत है क्या? 200 के 200 लोगों को सामान बेचने की जरूरत है? नहीं है। बहुत आसान है। सारा वो जो 15 स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स आप इनके लोगों के बीच में बांट दीजिए, तो अब आप इनको आसानी से कह सकते हैं कि भैया हमें आपकी सेवा केवल 5 ही दिन के लिए चाहिए, और इसके बाद आगे का सोचते हैं। अब उसमें 2 काम हो सकते हैं। देखिए अभी ये जो अकेले अकेले काम कर रहे हैं, रात को जो इनका माल बचता है, ये फिर उसका क्या करते हैं? क्या उसको सस्ते में निकाल देते हैं या खराब हो जाता है? लेकिन जब कंपनी में चले गए तो भाई अगर ज्यादा तादाद में बचेगा तो ये उसे स्टोर कर सकते हैं, है ना, प्रोसेस कर सकते हैं, मिलके एक ढाबा भी खोल सकते हैं। हाँ, और ये जो लोन के चक्कर में फंसे रहते हैं, जब ये कंपनी बन गई, आप इसका ट्रांजैक्शन देख लीजिए ना, टोटल सेल इसकी कितनी है? एक आदमी जो अपना वहां जा रहा है लेने, उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, और एक कंपनी की बार्गेनिंग पावर क्या है? जब ये इकट्ठा एक फर्म के रूप में मंडी में जाएंगे तो ये कहेंगे ठीक है जी आपकी पेमेंट दे, जैसे कंपनियां करती हैं, देती है ना पेमेंट महीने बाद, 2 महीने बाद। तो वो जो 1 महीने बाद पेमेंट दे रहे, वो जो टोटल वो पैसा आपने अपने पास कर लिया, अपने खाते में डाल दिया फर्म में, 6% तो उसका आपको बैंक ही देगा, वो भी आपकी अर्निंग है। और नहीं तो आप उसको अपने ही लोगों में बांट दीजिए जो जरूरतमंद है। वो बाहर से 24% पे ले रहा है, आप उसको दीजिए ना 16% पे, 12% पे, कमाइए। अब वो जो 200 रेडियां लगती थी, वो 200 की 200 लगाने भी जरूरी नहीं है। अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी बड़ी दुकानों में। साफ साफ दिखाई देता है जो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिसे तीसरी दुनिया कहा जाता है, वहां लोग सड़कों पे खड़े हैं। और जितने भी विकसित देश हैं वहां पर मॉल बने हुए हैं, बिल्डिंगों में काम होता है, तरीके से काम होता है। वो और आगे चले गए, अब तो उससे भी आगे जाके ऑनलाइन, क्योंकि मैं बताऊं ये भी हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं अभी। जब हमें सारी चीज समझ में आ जाएगी तो वो अब जब ऑनलाइन पे जा चुके हैं, जब लोग क्या कहते हैं घरों तक आने लगी हैं चीजें, तो ये उससे भी एडवांस वाली बात है। लेकिन हम तो अभी फर्स्ट स्टेप को भी नहीं समझे। तो ये मैनेजमेंट है, सिंपल है, लेकिन हमें क्या है, क्योंकि इतना बरगलाया जाता है मीडिया के द्वारा, चाहे टीवी हो या फिर न्यूज़पेपर हो, वो नॉलेज सामने आती नहीं। और जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास है वो भी एक्सेंट में बात करना चाहता है या फिर विदेशों दूसरी बात करना चाहता है। हौसला नहीं है ना, बिना हौसले के नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल धरा का धरा रह जाता है, मैं आपको बताऊं। हौसले बिना शौर्य, आर्मी के जो स्लोगन है वीर भोगे वसुंधरा, शौर्य ज्ञान को भी शौर्य की जरूरत पड़ती है। बिना हौसले के बड़े बड़े विद्वान जो है धराशायी हो जाते हैं। और यही मैं जो है, अगर मेरी ये बात कुछ लोगों को समझ आई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा हौसला दिखाएं। हमने देखिए किसी पार्टी का नाम लिया क्या, किसी नेता का नाम लिया? हम तो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब इतने में भी अगर लोग डर रहे हैं, इस चीज के लिए भी साथ नहीं आ सकते, तो ये स्वाभाविक है। अभी हमारी शुरुआत है, ठीक है प्रदीप जी, लेकिन आप बैठे, कम से कम आपको तो समझ आए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, है ना। तो ये जो हमने एक नेशनल मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट किया है, ये कोर्स आप पूरे भारत में कहीं से भी ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। आपके बच्चे को ऐसी पूरा देश कैसे चलता है, जो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ही है ये, लेकिन एक एडवांस लेवल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है जिसमें सीधा देश से कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि एक तरह से उस बच्चे में एक मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू पैदा होगा कि वो किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंस के अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच सके, अपने समाज के बारे में सोच सके कि भाई इनके दूसरे के साथ बुरा हो रहा तो हम उसके साथ खड़े नहीं होते। लेकिन जब हम एक साथ जुड़ेंगे और अपने सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी इन प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं जो भी चल रहा है। क्योंकि आज तो लोगों में ये जो न्यूज चैनल है इनके थ्रू मतलब ऐसे ऐसे विचार
फैलाए जा रहे हैं कि एक दूसरे से मतलब जो भी है, अब लोग अपने खुद के भले के बारे में ही सोच सकते हैं इस समय, क्योंकि उनके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि जो हो रहा है वो हमारे नुकसान के लिए हो रहा है, फायदे के लिए हो रहा है। तो ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो बच्चा ये सोच सके ये जो भी हो रहा है क्या। नहीं तो बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं और न्यूज देखते रहते हैं और बस, और न्यूज इनके दिमाग में उनको चेक नहीं करते बिल्कुल भी कि ये सही है गलत है, बस वही फैलाते जाते हैं। तो वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहा है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो, मतलब कोई पॉइंट ऑफ व्यू कोई चेक करने का है ही नहीं उनके पास। वैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो उनके अंदर एक ऐसी सोच विकसित हो गया अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सोच सके। लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज में जो कई साल में उनकी बीए कंप्लीट हो रही है, 5-5 साल में, बहुत जगह बहुत बुरी व्यवस्था है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, लेकिन बहुत जगह उनके पीछे नारे लगाते फिरेंगे। और जब अपने पीछे जब लात लगते कि नौकरी नहीं मिल रही, तब वे सोचेंगे हाँ भाई हमारे साथ भी बुरा हो गया, तो दूसरे के साथ बुरा हो रहा था तब हम खड़े नहीं हुए, तब उनको गाली दे रहे थे हम। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अपने बारे में भी भला सोच सके, आसपास के लोगों के बारे में भला सोच सके बच्चे, और कैसे हमें अपने समाज के लिए अच्छा करना है। जी, आपने अपने विचार इतने खुलकर रखे, बहुत अच्छी बात करी कि लोग वेट करते हैं कि कब उन पर पड़ेगी तब वो आवाज उठाएंगे, तब तक वो भूल जाते हैं, क्योंकि जब उनका वक्त आएगा बुरा, क्योंकि उन्होंने दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाई, फिर दूसरा नहीं उठाता। लेकिन अगर ये बेसिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को शुरू से ही दे दी जाए कि संगठन में ही शक्ति है, जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठाओ और किसी ना किसी भी संगठन से जुड़िए और मिलकर चलिए, ठीक है। और शिक्षा की कदर कीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि शिक्षा बिल्डिंगों से नहीं मिलती, और जिस व्यक्ति ने अपने लिए मेहनत करी हो थोड़ा उसको भी आपको देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने लिए मेहनत नहीं करी, वो दूसरे को क्या बताएगा कि कैसे रिजल्ट निकलता है। हमारे देश में तो अभी लोगों को ये क्राइटेरिया भी नहीं पता कि एक शिक्षक का चुनाव कैसे करें, और उनकी इसी कमी का फायदा उठाते लोग, टॉप रैंकर्स का। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टॉप रैंकर जो भी हैं वो अपना जहाँ से भी उन्होंने पढ़ाई करी, जिस भी शिक्षक से करी, उन्हीं का इनाम लेना चाहिए। और ऐसे ही शिक्षक आगे बढ़ने चाहिए। विद्याधार एकेडमी एक ऐसा मॉडल डेवलप करे जिसमें वो शिक्षक जो ब्रांड नहीं बन पाए हैं, लेकिन जिन्होंने IIT में सिलेक्शन दिलवाए हैं, IIM में सिलेक्शन दिलवाए हैं, अलग अलग उसमें सिलेक्शन दिलवाए हैं, वो सारे शिक्षकों को हम आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। आप की फीस भी कम हो जाएगी। आप केवल ब्रांड के लिए 1-2 लाख रुपए ऊपर मत दीजिए, शिक्षक की कदर कीजिए। शिक्षक हमारे पास हैं। प्रदीप जी, मैंने तो क्या है कि इंटीग्रेटेड ये IAS की जो तैयारी है ना, ये जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस है। इसमें जो जनरल शब्द है वही मंत्र है, जनरल, जो सबके काम आए, हाँ, जो हर जगह चलता है। तो उसके चलते जो है मैंने भी एक्सपीरियंस भी बहुत चीजों में ले लिया, नौकरी में, बिजनेस में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लिए, खुद क्लियर किए हैं। तो मेरा तजुर्बा वो वाला है। मैं किसी एक चीज में रहकर, वो फैक्ट्री, छोटी दुकान नहीं चलाई मैंने शिक्षा का पूरा अध्ययन किया। उसका नतीजा आज आप सामने देख रहे हैं कि कैसे चीजों को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं और लोगों की लाइफ से जोड़ पा रहे हैं। तो प्रदीप जी, आपका बहुत धन्यवाद। भविष्य बेटा, आपका धन्यवाद, आपने आज कैमरा में सहयोग दिया। और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, आपसे फिर से गुजारिश है कि हमें आप समर्थन दे सकते हैं। विद्याधार एकेडमी के समर्थन में अगर आप वीडियो बनाकर हमको दे सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। या किसी भी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे गोल्डन इंडिया काउंटडाउन की मीटिंग में भाग लेकर आप विद्याधार एकेडमी के प्रमोटर भी बन सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे आज के लिए विदा लेना चाहूँगा। 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी को हम एक दिन के लिए देशभक्ति ना दिखाएं। देशभक्ति हमारे दिलों में, हमारे नसों में हर वक्त होनी चाहिए। ये देश हमारे खून में बहना चाहिए हर वक्त, तब तो मजा है।
और 2 दिनों का देशभक्त बनने में मजा नहीं है। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी शब्द? आप हाँ, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ के ये आप जो आप अभियान चला रहे हैं इसमें लोग जुड़े और आगे बढ़े और समाज का भला कर सकें। हमारी भी इच्छा है कि समाज में इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है और वो भी दूर हो, क्योंकि लोगों की थिंकिंग अगर पॉजिटिव होगी और अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी तभी लोग अच्छा सोच पाएंगे और तभी सारा बदलाव होगा। तो इसलिए हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रदीप जी, जय हिंद।